नमस्कार ऑल स्टूडेंट्स। आज हम गाउस थ्योरम जो है उस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, गाउस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो सोल्व आउट करते हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे सोल्व करते हैं। तो ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि भी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम total flux linked with a closed surface is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface। ये closed surface जो है वो गाउसियन सरफेस है भी, और इस गाउसियन सरफेस के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं भाई। तो यहाँ पर देखो, इस टॉपिक के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स सोल्व होता है फाई, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई है वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। फाई इक्वल सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। यहाँ सिग्मा क्यू जो है वो टोटल चार्ज प्रेजेंट इन क्लोज सरफेस है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो फिक्स है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर भाई। तो यहाँ इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू सोल्व आउट करते हैं भाई। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू जो हमारे पास यहाँ इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आती है वो आती है कि फाई इक्वल सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भाई। और हमने स्टेटमेंट में भी यही लिख रखा है भाई कि देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम टोटल फ्लक्स लिंक्ड with a closed surface is 1 upon epsilon naught times the charge unclosed by the closed surface। और ये क्लोज सरफेस जो वो गाउसियन सरफेस है भाई, और इस गाउसियन सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई आता है वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, आपको पता है कि उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो हमने पहले जो टॉपिक लिया था उस टॉपिक के अकॉर्डिंग भी हमने फार्मूला सोल्व किया था कि फाई इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस भी आता है। ई डॉट डी एस इक्वल सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास एक फार्मूला ये भी बन जाता है, और एक फार्मूला हमारे पास ये भी आ जाता है भाई, क्योंकि फाई इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डी एस है जो एरिया है इस लूप का, और सिग्मा क्यू है वो टोटल चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है जो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर रिजल्ट आता है हमारे पास। अब यहाँ पर जो फाई की वैल्यू हमारे पास जो आता है रिजल्ट में, ये फाई की वैल्यू क्या है मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन प्रेजेंट चार्ज बट नॉट डिपेंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो प्रेजेंट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड ऑन प्रेजेंट चार्ज। मतलब जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है वो चार्ज का उस पर डिपेंड करता है, बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता। हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स के पढ़े हैं, आपको पता है। लीनियर भी है, सरफेस भी है, और वॉल्यूम भी है। उन टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। फ्लक्स की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू पर डिपेंड करती है। अगर Q की वैल्यू प्लस में होगी तो फाई की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी आपको, और अगर Q की वैल्यू माइनस में है तो फाई की वैल्यू माइनस में आएगी भाई। और अगर Q की वैल्यू 0 है तो फाई की वैल्यू आपको 0 प्रेजेंट मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि फाई की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब Q अगर प्लस में है तो फाई प्लस में मिलेगा, Q माइनस में है तो फाई की वैल्यू माइनस में आएगी, और Q की वैल्यू 0 आती है तो फाई की वैल्यू 0 आती है भाई। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि दिस लॉ इज सुटेबल फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। जैसे हमने 3 टाइप्स पढ़े
वो 3 टाइप्स भी आपको पता है कि सिमेट्रिकल के अकॉर्डिंग है। सिमेट्रिकल का मतलब यही होता है कि हम उसका मैथमेटिकली कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये जो लो है उस सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट है, हम उस पर बहुत इजी गोइंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट इस थ्योरम का क्या कहता है कि दिस लॉ इज वैलिड फॉर ऑल वेक्टर फील्ड ओपनिंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ जिस वेक्टर के लिए है उसके ऊपर ही आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वैलिड है उसके लिए। और इनवर्स स्क्वायर लॉ कहता है 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के अगर इन्वर्स है कोई क्वांटिटी तो उसके लिए हम इस लॉ को वैलिड मानते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट जो हैं वो स्टेटमेंट आपको इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही आपको यूज करने हैं। और इस थ्योरम को यूज करने पर हम फाई की वैल्यू सोल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो सोल्व करते हैं उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू सोल्व करने के बाद हम इस थ्योरम को प्रूव कैसे करते हैं वो आप ध्यान देंगे। देखो, हम इस थ्योरम को जो प्रूव करते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम है, उस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने एक पॉइंट चार्ज क्यू प्रेजेंट किया भाई। इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर हमने एक इमेजिनरी ऐसा एक लूप ले लिया है और इस पे ये एक एरिया है, एरिया का जो डिस्टेंस है वो डी वेक्टर है। ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, बाहर की ओर है। और इस एरिया का जो इस पॉइंट चार्ज पर जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम डी ओमेगा, मतलब इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये हमारा सॉलिड एंगल है डी ओमेगा। तो ये इस डी ओमेगा जो सॉलिड एंगल है ये हमारा इस एरिया जो डी ए है, इस एरिया डी ए से, इस एरिया जो डी ए से जो चार्ज क्यू पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल है। तो हम देखो बेसिक हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो बेसिक फॉर्मूला है वो डी फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है। डी फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल करते ही हमारे पास आपको पता है इंटीग्रेशन करना पड़ता है हमें। तो डी फाई इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तो फाई इक्वल हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। फाई इक्वल डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करोगे आपको पता है कॉस थीटा आता है। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लाई जो सोल्व होता है डॉट प्रोडक्ट का कॉस थीटा होता है। अब हम जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या आएगा, E इक्वल Q अपॉन 4πε0r²। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है भाई ये रिजल्ट, E इक्वल Q अपॉन 4πε0r²। इस E की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे भाई इस फॉर्मूले में। और इस फॉर्मूले में जब आप E की वैल्यू पुट करोगे तो फाई इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन Q अपॉन 4πε0r² डी ए कोस थीटा, डी ए कोस थीटा। अब यहाँ पर हम इस फाई इक्वल जो Q हमारा फिक्स आपको पता है इस पॉइंट के लिए 4πε0 फिक्स वैल्यू है, तो Q अपॉन 4πε0 तो हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। क्लोज इंटीग्रेशन डी ए कोस थीटा अपॉन r² हमारा इंटीग्रेशन के अंदर रिजल्ट रह गया है। डी ए कोस थीटा अपॉन r² हमारा एक रिजल्ट रह गया है इंटीग्रेशन में। इस डी ए कोस थीटा अपॉन r² की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या आती है, डी ए कोस थीटा अपॉन r²। देखो डी ए पार्ट से r डिस्टेंस पर जो एंगल बनता है वो एंगल हमने कहा था डी ओमेगा या सॉलिड एंगल आपको पता है। तो ये जो हम एंगल लेते हैं वो एंगल हमारा डी ए कोस थीटा अपॉन r²। ये डी ए कोस थीटा अपॉन r² डी ओमेगा मतलब सॉलिड एंगल के इक्वल है।
और इस इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू 4 पाई के इक्वल होती है। भाई फिक्स है, ये वैल्यू आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट बेसिकली पॉइंट है पूरा कि जो इंटीग्रेशन डी ओमेगा है उसकी वैल्यू आपके पास 4 पाई आएगी, 4 पाई आएगी, और ये सॉलिड एंगल है, और ये वैल्यू हम यहाँ पर ये पूरी की अकॉर्डिंग पुट कर देंगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया भाई। फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ सिग्मा क्यू की जगह क्यू आया है। इस सिग्मा क्यू की जगह क्यू इसलिए आया है कि हमने जो इमेजिनरी जो लूप लिया था उस लूप में हमारा पॉइंट चार्ज सिंगल था, क्यू था, इसलिए उस सिग्मा क्यू की जगह क्यू आ गया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई इक्वल है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारी गाउस थ्योरम प्रूव हो गई है भाई। तो ये हमने गाउस थ्योरम को प्रूव कर दिया है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टोटल चार्ज प्रेजेंट इन लूप अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज फिक्स वैल्यू। तो ये हमारा गाउस थ्योरम था। अब गाउस थ्योरम के बाद हम इससे गाउस थ्योरम की एप्लीकेशन लेंगे, और वो एप्लीकेशन लेने से पहले हम एक गाउसियन सरफेस यूज करते हैं, और वो गाउसियन सरफेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस गाउसियन सरफेस को हम लेते हैं, तो गाउसियन सरफेस में सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम जो गाउसियन सरफेस लेते हैं वो एक इमेजिनरी सरफेस होगी भाई, इमेजिनरी सरफेस होगी, मतलब रियल में नहीं लेते। दूसरी चीज हमने ये लिखी इज स्पेरिकल फॉर ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज अगर है तो स्पेरिकल मान ली है। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है, कंडक्टिंग कंडक्टर ले सकते हैं, नॉन कंडक्टर स्फीयर ले सकते हैं, लेकिन हम पॉइंट चार्ज के लिए हम स्फीयर लेते हैं। स्पेरिकल हमारा सरफेस होगा, ध्यान रखना। और सिलेंडर जो लेंगे सिलेंड्रिकल सरफेस, वो इन्फिनिटिव शीट के लिए ले सकते हैं या वायर के लिए ले सकते हैं, और ये सिलेंड्रिकल हमारा कंडक्टर्स होगा। तो अगर बस दो तरह की हमारे पास इमेजिनरी सरफेस आती है कि अगर हमारे पास इन्फिनिटिव शीट है तो सिलेंड्रिकल होगा, या वायर है तो सिलेंड्रिकल होगा, और अगर पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल होगा। तो ये अब तरीके से हमने ये गाउसियन सरफेस हम यूज करते हैं। अब हम सीधी बात ये है कि इस थ्योरम के बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो इसकी एप्लीकेशन लेके चलेंगे भाई। हम एप्लीकेशन क्या है आप ध्यान देंगे कि एप्लीकेशन जो हम लेके चलेंगे, इस एप्लीकेशन में सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन हमारी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने पहले गाउस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी सोल्व आउट कर चुके हैं, और अब भी हमें सोल्व करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट चार्ज ले लिया है। इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर ये एक पार्ट लिया dA, और इंटेंसिटी हमारी ई वेक्टर है जो आउटवर्ड है। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इंटेंसिटी आउटवर्ड ही होगी, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इंटेंसिटी डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो यहाँ पर हम बेसिक जो हमारा पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो देखो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इक्वल ई डॉट डी होता है, डी फाई इक्वल ई डॉट डी होता है। ई और डी ए आप जानते हो यहाँ पैरेलल है, आप देख रहे हो ई और डी ए पैरेलल है, तो थीटा इक्वल 0 डिग्री है, तो डी फाई इक्वल ई डी ए। कॉस थीटा कोस 0 1 होता है, आपको पता है। टोटल करेंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे डी फाई का इंटीग्रेशन ई डी ए, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो क्या रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट ये है कि फाई इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए भाई। तो फाई इक्वल ई को हम बाहर ले लेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। डी ए का जो क्लोज इंटीग्रेशन है वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब टोटल सरफेस एरिया है स्फीयर का, जो आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो फाई इक्वल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, आप देख रहे हो।
फाई इक्वल ई इंटू 4πr²। अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम चलते हैं तो फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट इक्वल ई इंटू 4πr²। तो अगर ये वैल्यू हम पुट करते हैं सारी, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है आप ध्यान देंगे। Q अपॉन एप्सिलॉन नोट इक्वल ई इंटू 4πr², तो E इक्वल क्यू अपॉन 4πr² हमारे पास रिजल्ट आ गया। ये वही रिजल्ट बना है सेम एज इट इज जो हमने पहले कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सोल्व किया है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो वेक्टर क्वांटिटी है, E वेक्टर इक्वल क्यू अपॉन 4πr² आर कैप बन जाएगा। आर कैप का मतलब ये हो गया कि भाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इन रेडियस डिस्टेंस डायरेक्शन, आउटवर्ड या इनवर्ड होगी, ये नेचर ऑफ चार्ज पर डिपेंड करेगी कि अगर पॉजिटिव नेचर का चार्ज है तो आउटवर्ड होगा और नेगेटिव नेचर का चार्ज है इनवर्ड होगा। तो इंटेंसिटी जो है वो r² के इनवर्स होगी, डिस्टेंस की इनवर्स होगी। मतलब जैसे जैसे आप r इंक्रीज करोगे इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ इस तरीके से बनता है भाई, E और R के अंदर ये ग्राफ आएगा। और आप जानते हो कि x एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं, हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं, और E जो है वो हमारा y एक्सिस पर आएगा। तो ये E इनवर्स स्क्वायर लॉ का स्क्वायर लॉ भी बन गया। तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा। ओके।